जहां तक सिंधिया जी का सवाल है तो मैं इतना कह सकता हूं, सिंधिया जी मुझे नाम से पहचानते हैं। मेरी बातचीत का सवाल है तो मेरी कभी उनसे फोन पर बात नहीं हुई। और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप दावेदारी करेंगे? क्योंकि वो वर्तमान विधायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर है। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ जावरा की एक ऐसी शख्सियत है जो वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय है, अनेक पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय श्री कीर्तिशरण सिंह जी, सर स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप जावरा में सक्रिय हैं, तो आपकी थोड़ी सी बेसिक जो लाइफ है तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वैसे मेरा मेन फील्ड जो राजनीतिक रूप से है, और मैं महाविद्यालय प्राइवेट बीएड डीएड का कॉलेज है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। पर मूल रूप से व्यापार प्रसार के अलावा राजनीतिक रूप से जन सेवा का कार्य मैं करता हूँ। तो सर आपके पास अभी क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर रहे हैं, वो बताइए। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मेरे को पार्टी ने जिला मंत्री के रूप में पदाधिकारी बना रखा है और मैं बाजना मंडल का प्रभारी की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं रतलाम जिला क्रिकेट एसोसिएशन का वर्तमान में पिछले 6-7 वर्षों से महेंद्र सिंह जी कालूगढ़ा के निधन के बाद उसका अध्यक्ष भी हूँ, और जिले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है एकमात्र, उसका मैं सचिव के पद पर भी काम कर रहा हूँ। तो आप भारतीय जनता पार्टी रतलाम जिला मंत्री पद पर हैं, तो ये काफी बड़ा पद है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा पद तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है उसमें जिलाध्यक्ष का पद सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष होता है। पूरे सिस्टम को चलाने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में महामंत्री का पद होता है, और उसके बाद मंत्री का पद होता है, और कोषाध्यक्ष होता है। और हम लोगों को, सभी लोगों को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा। जिसके अंतर्गत मुझे बाजना मंडल की जिम्मेदारी दे रखी है। उस मंडल से संबंधित भारतीय जनता पार्टी की जो भी ऊपर से निर्देश आता है, गतिविधियों को सफलतापूर्वक मंडल अध्यक्ष के साथ संचालन करने का काम मेरा है। अच्छा, आप क्रिकेट एसोसिएशन के भी जिला अध्यक्ष हैं। तो क्रिकेट आज की तारीख में युवाओं में, महिलाओं में और हर बच्चों से लेकर सभी में लोकप्रिय है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहां तक क्रिकेट का सवाल है, हमारा जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो लेदर बॉल को प्रमोट करता है। हम लोग टेनिस बॉल को प्रमोट करने की बात नहीं करते हैं। और उसके अंतर्गत रतलाम जिले में, जावरा में, रतलाम शहर के अंदर खास तौर पर हमारे अलग अलग क्लब बने हुए हैं, और क्लब के माध्यम से युवाओं को, बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम हमारे कोचेस करते हैं, जिसका संचालन जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के हिसाब से, सचिव के हिसाब से, सह सचिव के हिसाब से हमारे पदाधिकारी लोग करते हैं। और हम लोग लेदर बॉल को प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेदर बॉल से खेलें, क्योंकि जो सरकारी मान्यता है वो लेदर बॉल के टूर्नामेंटों की है, और क्रिकेट में आगे आने का अवसर भी उसी में है। बहुत अच्छा। क्रिकेट जो है एक ऐसा विषय है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है जी। और मैं अब वापस आपके राजनीतिक सफर पे आना चाहूंगा। पीछे हम चित्र भी देख रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी कालूगढ़ा जो जावरा में वर्षों तक विधायक रहते हुए मंत्री रहे हैं, आदरणीय के सिंह जी साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इतना बड़ा आपका जो है राजनीतिक एक दायरा है। तो आप पहले कांग्रेस में रहे, अभी भाजपा में हैं, तो भाजपा और कांग्रेस में आप क्या अंतर बताएंगे मूल रूप से? देखिए, मैं ये निश्चित तौर पे है कि महेंद्र सिंह जी कालूगढ़ा, के सिंह जी और महाराज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो लोग कांग्रेस में थे तो मैं भी कांग्रेस में था, और वो लोग अब बीजेपी में हैं तो मैं भी बीजेपी के अंदर हूँ। जहां तक मैं बेसिकली सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। माननीय महेंद्र सिंह जी कालूगढ़ा सहकारिता से जुड़े हुए थे, दुख संघ के वो 30 साल तक अध्यक्ष रहे। डॉक्टर कुरियन जैसे बड़े आदमी
के स्थान पर भी उन्होंने एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में काम किया और सहकारिता से उनके जुड़े होने के कारण मेरा भी सहकारिता के फील्ड में काम करने का अवसर आया। मैं बैंक का संचालक रहा, जिला सहकारी बैंक का, और मैं पिछले 27 सालों से मैं उसका बैंक का प्रतिनिधि भी हूं। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस के अंतर का सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि मैं वहां काम करके आया हूं, बरसों तक मैंने वहां पर काम किया है। और वहां पर कांग्रेस में महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा जैसे नेता है ही नहीं। वो चाहे कांग्रेस के थे, लेकिन उनको भाजपा के लोग भी पसंद करते थे, संघ के लोग भी उनको पसंद करते थे, और उसी का कारण था कि वो कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत ऊंची थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति खत्म के बराबर है और वो लगातार और खत्म होती जाएगी। क्या कारण मानते हैं? उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद चलता है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति आगे नहीं आ सकता है। व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ता है, हार जाएगा तो वो लोकसभा का मांग लेगा, हो सकता है उसको मिल जाए, वही जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएगा, फिर वो उसके आने के बाद उसका लड़का तैयार हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि पार्टी सीमित होती जा रही है लगातार। और भारतीय जनता पार्टी में अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आज की परिस्थिति में आप देख रहे हो कि कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैसेज पब्लिक में दे दिया है, जिससे राजनीति में लोगों को आने का शौक पैदा हो गया है कि अपन भी कुछ बन सकते हैं, और उसके लिए अपन को मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आप किसी भी पद पे नहीं पहुंच सकते। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर जाकर बैठ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कांग्रेस में ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा जैसे नेता है ही नहीं, के सिंह जी जैसे नेता ने पार्टी छोड़ दी, जो कार्यकर्ताओं की सुनते थे, किसी से बोलते नहीं थे। जब वो काम कराने आता था और जैसे के सिंह जी के पास कोई आता, तो वो किसी को पूछते नहीं है कि आप किससे जुड़े हो। उनका प्रयास रहता है कि उस आदमी को संतुष्ट करके भेजना। अब कांग्रेस में इस प्रकार के नेता नहीं रहे। अब कांग्रेस में जो नेता, कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस की टिकट लाना बहुत आसान है और जीतना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट लाना मुश्किल है और जीतना आसान है। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो जैसे भाजपा के बारे में आप लगभग, मुझे लगता है 5-1 साल हो गए आपको, 5 वर्ष आए हैं आप, 5 साल के आसपास हो गया। तो कुछ ऐसी मेन विशेषताएं या आप भाजपा में रह के आपका जो अनुभव है अभी 5 साल का, कि ये चीजें मुझे, मतलब मैंने जैसे एक आपने परिवारवाद नहीं है, एक छोटा कार्यकर्ता ऊपर तक पहुंच सकता है, ऐसी कुछ और बातें आप बताइए कि जो मतलब वास्तव में लगे कि आपका अनुभव 5 साल का कुछ अच्छा हमको सुनने को मिले। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति विशेष पार्टी को चलाता है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन चलता है। कांग्रेस पार्टी में एक आदमी सिस्टम को चलाता है, सभी आयोजन वही करेगा, पैसा भी वही खर्च करेगा, भीड़ भी वही इकट्ठी करेगा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन काम करता है, हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने डिस्कशन होता है, अलग अलग इशू के बारे में दिल्ली से लगाकर भोपाल, भोपाल से लगाकर जिले में खबर की जाती है। और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको ये महसूस होता है कि मैं किसी पद पर, वो भले छोटे से छोटे पद पर बैठा है, और उसको ये महसूस होता है कि पार्टी को मेरी जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब आप बार बार मिलते हो तो पार्टी के अंदर अच्छी बुरी बातों के बारे में चर्चा भी होता है, और निश्चित तौर पर जब अच्छी बुरी बातों पर चर्चा होती है तो पार्टी में सुधार होता है। वही कारण आप देख रहे हो कि आज नीचे से लगा के ऊपर तक, सरपंच से लगा के पार्षद से लगाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है। और जो बना है उसके अतीत के बारे में देखोगे तो वो एक जमाने में बहुत छोटा व्यक्ति था। जबकि कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि वही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ दूसरे दलों में भी, समाजवादी, बीएसपी, इनमें भी आप देखें, एनसीपी में देख लें कि परिवारवाद चल रहा है। यहां पर इस प्रकार की चीज नहीं है। यहां पर कोई भी आगे आ सकता है, बशर्ते उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे सिंधिया जी का आगमन हुआ था, माननीय महाराज जो कहे जाते हैं, तो उनके कारण पूरे उनके जो समर्थक थे वो सारे लोग आ गए एकदम से। तो आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन आप जो बातें बता रहे हैं वो तो एक ऐसे आदर्श कार्यकर्ता, आपने 5 साल में मतलब ऐसा अनुभव किया भाजपा के बारे में। तो इस पे मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि जब आप कांग्रेस में थे
तब भी आपके पास लोग आते, कार्यकर्ता आते थे, तब आप सत्ता में महेंद्र सिंह जी थे, तब आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती थी, और आज भी आपके पास कार्यकर्ता आते हैं, लोग आते हैं अपनी शिकायतें, समस्याएं, अपनी जो बात है वो कहने के लिए। तो आखिर ये क्या है, मतलब कीर्ति शरण सिंह जी ऐसा की कार्यशैली ऐसी क्या है कि वो जो है पहले भी उसमें मतलब कहते हैं कि ग्लेवर में थे और आज भी मुख्य भूमिका में। देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज राजनीति में ये होती है कि चाहे आप कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, जैसे हमने तो दोनों दल देख रखे हैं, सबसे बड़ी चीज होती है आप कार्यकर्ता को समय दो। क्या होता है, कार्यकर्ता आपके पास आता है अपना काम लेके, आपके पास अपनी पीड़ा लेके आता है ना? कोई कार्यकर्ता ये काम लेके नहीं आता है कि आप मुझे 1 किलो घी दिलवा देना या 1 किलो शक्कर दिलवा देना, वो तो दुकान पे मिलती है। कार्यकर्ता अपनी परेशानी को लेकर हमारे पास आता है। परेशानी ऐसी होती है कि जिसका निदान वो खुद नहीं कर पाता, इसलिए वो हमारे पास आता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है हम कार्यकर्ता को समय दें। समय देने के बाद में कार्यकर्ता के काम को करवाने के लिए हम उसके सामने अधिकारी से बात करें, या वो व्यक्ति रात को फोन कर रहा है, उसकी कोई परेशानी है, तो हम उसको वापस उसके फोन का रिप्लाई दें, नहीं उठा पाए तो जवाब दें, या फिर जिस संबंधित अधिकारी से हमने बात की है उसने जो बात बताई है, क्योंकि कार्यकर्ता जो बात बताता है वो हमेशा सही नहीं होती है, कभी कुछ गलत बात भी हो जाती है, तो अधिकारी के माध्यम से पता पड़ता है कि ये वास्तविकता में बात ये वाली थी और इस तरह का मामला हुआ। तो वापस उस कार्यकर्ता को बार बार फोन करना, उस कार्यकर्ता को ये महसूस होना चाहिए कि मैंने इनसे काम के लिए बोला है, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, मैं इनके साथ पार्टी छोड़कर आया हूं, तो मेरी समस्या के निदान के लिए, या अब ये दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आ गए हैं तो वो अपने पास काम लेके आ रहा है, तो उसको समय देना पड़ेगा। उसके काम के लिए आपको खुद को भी परेशान होना पड़ेगा, और बार बार मुझे उससे संपर्क करने की आदत है, जिससे उसको ये महसूस हो कि नहीं, इनसे रिश्ता रखने से ये फायदा है। ये तो खैर आपका पुराना। दूसरा, ईमानदारी, कि चाहे महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा हो चाहे के सिंह जी कालूखेड़ा हो, भी आपका क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। ईमानदारी एक ऐसा कालूखेड़ा परिवार का हथियार है कि मैं इसको कहता हूं कि एक फ्री की दुकान है, और इस फ्री की दुकान पर हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा काम बिना परेशानी के हो, और वो उसी बातों के कारण कार्यकर्ता पहले महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा के पास जाते थे, आज के सिंह जी के पास जाते हैं, कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार उसकी समस्या का निदान करने का प्रयास करें, इसलिए कार्यकर्ता हमसे जुड़ के रहता है। तो अधिकारी क्यों सुनते हैं, मतलब पहले भी आप जब महेंद्र सिंह जी मंत्री थे तब भी आप अधिकारियों से बिल्कुल समन्वय और कार्यकर्ताओं के काम करवाते हैं, और आज भी अधिकारी आपकी सुनते हैं, तो आखिर क्या जादू है ये, या क्या कारण है इसका? देखो होता क्या है कि किसी भी कार्यकर्ता का या जनप्रतिनिधि से काम होता है तो वो अपना काम लेके उस नेता के पास आता है, और मुझ जैसे छोटे से आदमी के पास भी काम लेके आता है। होता क्या है, हर काम एसडीएम नहीं करता है, हर काम तहसीलदार नहीं करता है, हर काम एसडीओपी एसपी कलेक्टर नहीं करता है। एक प्रॉपर चैनल बनी हुई है। अगर आप किसी बड़े नेता से एसपी को फोन लगवाओगे तो एसपी बात किससे करेगा? थाना प्रभारी से बात करेगा। थाना प्रभारी किससे बात करेगा? उस बीट का जो हेड कांस्टेबल है। कलेक्टर को आप बोलोगे तो वो बात एसडीएम से करेगा, एडीएम से करेगा। ये लोग फोन करके और बात पटवारी से करेंगे। मेरा ये कहना है कि मेरा अपना तरीका है कि जब हमारी लोगों के बीच पहचान बन जाती है कि हम लोगों का काम करते हैं, हम लोगों का ईमानदारी से काम करते हैं, उसको समय देते हैं, तो मैं नीचे के आदमी से बात करता हूं। मुझे मालूम है कि आज कोई नामांतरण का काम है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दे दोगे, मंत्री को दे दोगे, तो वो लेटर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब मुझे कलेक्टर हो सकता है मुझे नहीं पहचानते, एसपी मुझे नहीं पहचानते, पर इस पूरे इलाके के जितने भी ग्राम सेवक है, इस इलाके के जितने भी पटवारी हैं, इस इलाके के जितने भी छोटे मोटे कर्मचारी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो मुझे जानते, क्योंकि मेरा राजनीतिक स्तर उन तक का है। तो मैं डायरेक्ट उनसे जब मेरा नाम लेके फोन करके बात करता हूं तो वो ये सोचते हैं कि
इनका फोन आया, कभी इनसे काम पड़ सकता है और काम कर दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि बड़े अधिकारी को भी बोलेंगे तो ऊपर से काम करना पड़ेगा, तो कम से कम वो ही मेरा काम करके ओबलाइज कर देते हैं। मतलब सिस्टम को आपने अच्छे से समझ के, तो इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, तो मैंने एक नियम बना रखा है कि मैं नीचे से राजनीति करता हूं। तो बहुत अच्छा आपकी कार्यशैली हमको पता चल रही है और आपके बारे में हम समझ रहे हैं। अच्छा, कालूखेड़ा परिवार का बहुत लंबा राजनीतिक एक इतिहास रहा है और आदरणीय के सिंह जी साहब भी आपके वरिष्ठ हैं और वो भी भाजपा में आए, और इस जो विधानसभा चुनाव अभी जो निकला है इसमें भी लग रहा था कि उन्हें विधानसभा का टिकट मिलेगा। तो के सिंह जी के बारे में आपका क्या कहना है, और आखिर उनका जो टिकट जो दावेदारी थी वो टिकट क्यों नहीं मिला, उसको लेकर भी आप कुछ रहस्य बताना चाहें हमें? देखिए क्या है, के सिंह जी की जो कार्य पद्धति है वो पूर्ण रूप से महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा पर आधारित है। जैसा उनकी कार्य पद्धति थी महेंद्र सिंह जी की, वो भी उसी के ऊपर चलते हैं। और जिस प्रकार से पहले वो विधानसभा का चुनाव लड़े और एक छोटे से अंतर से 511 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़के और उनको नुकसान पहुंचाया था। प्रभु की इच्छा जैसी थी, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक भी दिन घर पे नहीं बैठे और पूरे समय वो जनता के बीच लगे हुए रहे, जिस प्रकार से महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा लोगों के बीच में रहते थे। उसके बाद परिस्थितियां चेंज हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, उनके साथ उन्होंने दिल्ली में पार्टी छोड़ी के सिंह जी, और के सिंह जी के साथ हम सब लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। और जैसे ही पता लगा कि सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन की है तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी भाजपा में जाऊंगा, पर उन्होंने अपना काम का, समय देने का, गांव में जाने का क्रम नहीं छोड़ा। और जब वापस विधानसभा का चुनाव आया तो विधानसभा की टिकट के रूप में आम जनता के बीच में प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उनका भी नाम आया, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम पार्टी में नए थे। क्या होता है, टिकट के लिए शतरंज का खेल होता है, आपको कई घर पकड़ना होता है। तो हमारे पास एक ही घर था सिंधिया जी का, और कुछ ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जब भगवान की इच्छा नहीं होती है तो कितनी अच्छी परिस्थितियां हो, आपके पक्ष में परिणाम नहीं आता है। और जब भगवान की इच्छा होती है तो इधर का उधर पलट हो जाता है। तो ऐसी सब परिस्थिति होने के कारण टिकट में सफलता नहीं मिली, लेकिन लक्ष्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीते, और परिणाम आपके सामने है। तो फिर जो विधायक बने, माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे भी वर्तमान विधायक हैं, उनका भी काफी लंबा राजनीतिक जीवन है, उनके पारिवारिक, उनके पिताजी भी कई वर्षों से सांसद रहे। तो वर्तमान विधायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी कार्यशैली से क्या आप संतुष्ट हैं, और उनके व्यक्तित्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वो मेरी पार्टी से विधायक है, तो मैं निश्चित तौर के ऊपर उनकी कार्यपद्धति से संतुष्ट तो मुझे होना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसके बारे में सीधा सीधा सर्टिफिकेट ये होता है कि जनता उसको चुन रही है, और जनता जिसको चुन के भेजती है, आपको कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में ये बोलने का कि ये गलत है या सही है। चुनाव वो जीते हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है, और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। यदि पार्टी ने फैसला कर दिया तो पार्टी के फैसले के साथ में है। जहां तक उनके काम करने के तरीके और इन सब की बात है, मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूं कि उनके बारे में मुझे इतना बोलने की आवश्यकता है, लेकिन ये बात जरूर है कि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उस अनुभव का फायदा विकास के कार्यों में, सरकार की योजना में सबको मिलता है। तो आप पार्टी की बहुत बात कर रहे हैं, पार्टी के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप जी उपाध्याय, उनके साथ भी आपका बहुत तालमेल होगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप जी उपाध्याय जो जिलाध्यक्ष हैं। देखिए, प्रदीप उपाध्याय जी का जहां तक सवाल है, मैं ये कहता हूं कि उनसे श्रेष्ठ संगठन का काम करने वाला व्यक्ति इस जिले में कोई भी नहीं। वो व्यक्ति
3 बार तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का जिले का महामंत्री रहा है। और संगठन का काम करना अगर किसी से सीखा जाए तो प्रदीप उपाध्याय जी से सीखा जाए। और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की किताब है वो उस व्यक्ति के मुंह पर है। अच्छा। एक एक कार्यकर्ताओं को पूरे जिले में वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है और है व्यक्ति। और मैं उनके काम का जो तरीका है उससे हमेशा उनको देखकर ये सोचता हूं कि सीखना चाहिए, क्योंकि मैं पार्टी में नया हूं। तो मैं तो उनकी कार्य पद्धति से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बन सकता है। बजा हुआ आदमी ही इसका अध्यक्ष बन सकता है। आपने देखा कान सिंह जी चौहान जैसा व्यक्ति अध्यक्ष रहा, बजरंग मैं आपसे जानना चाहूंगा। पिल्लू सेठ अध्यक्ष रहे, प्रकाश जी मेहरा जैसे कोऑपरेटिव के लीडर रहे, राजन पांडे जी भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना, राजन सिंह जी लुनेरा भी रहे, पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है। और महामंत्री के रूप में 3 कार्यकाल करने के बाद जिलाध्यक्ष बनना इस बात का बताता है कि प्रदीप उपाध्याय जी कितना संगठन क्षमताओं के धनी है। तो आपने एक नाम लिया कान सिंह जी चौहान का, जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे और आप उनके साथ भी देखे जाते हैं, उनके साथ आपकी नजदीकी भी है, उनको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, कान सिंह जी चौहान का जहां तक सवाल है, मैं ये कहूंगा कि वे शालीनता की किताब है, सीखने जैसा व्यक्ति है। वो कभी भी उनके पास जाके आप कह दो कि ये फलाना आदमी आपके बारे में ये बोल रहा था, तो वो कभी कुछ नहीं बोलते, कभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। और इतने सरल और सहज व्यक्ति है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनते हैं, उसके कार्यक्रमों में जाना, अगर उसने बुलाया है हर व्यक्ति का फोन उठाना, और क्या बोलने की उनकी शैली है, ऐसा बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है कि इतना सीनियर व्यक्ति है और छोटे से छोटे व्यक्ति से। मेरा तो खुद का अनुभव है, एक छोटा सा किस्सा उनको लेके सुनाता हूं मैं, कि हम लोग जब उनके साथ गाड़ी में बैठ के कहीं पर जाते हैं तो हम 3-4 लोग जो मिलने जुलने वाले हैं साथ में रहते हैं। देवेंद्र भटनागर जी हुए, सुनील भावसार जी हुए, माथुर शिवन माथुर जी हुए। तो हम हमेशा जब उनको गाड़ी में बिठाना होता है तो ये ध्यान रखते हैं कि फटाक से हम गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाए, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता है उनको आगे बिठाना। अच्छा। वो आगे बैठने ही तैयार नहीं होते, और वो खुद इतने ध्यान रखते हैं कि वो हमसे पहले पीछे बैठने का प्रयास करते हैं। मतलब इतनी सरल और सहज व्यक्ति है, और मतलब ये है कि सीखने जैसा व्यक्ति है। नहीं, बहुत अच्छा आपका एक अनुभव है सबके साथ का, और ऐसा ही अनुभव मैं सांसद जी के बारे में भी जानना चाहूंगा, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं सुधीर जी गुप्ता, उनको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि सांसद जी का जहां तक सवाल है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और उनको हर चीज का इतना ज्यादा नॉलेज है। सांसद जो होता है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। आप सांसद से अपेक्षा नहीं कर सकते कि लाइटें चालू हो जाए, नाली बन जाए। सांसद का काम है बड़े बड़े काम कराना, मेडिकल कॉलेज खुलवाना, सैनिक स्कूल खुलवाना, सड़कें बनवाना, बड़े तालाब बनवाना, और ये सब काम सांसद का होता है, और वो बखूबी इस चीज को निभा रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर जावरा, मंदसौर, नीमच में वो सब काम हुए हैं। और मेरा ऐसा सोचना है कि जिस तरीके से उनका ज्ञान है, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है और देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना उनके बारे में, सुधीर गुप्ता जी के बारे में। बहुत अच्छा, आपकी राजनीतिक अनुभवी बातें तो बहुत बढ़िया है। मैं थोड़ा सा आपका पारिवारिक भी, आपके माता पिता, आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहूंगा, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि माता पिता के बारे में हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। हम उनके प्यार, प्रेम और उनके कारण आज मैं जो कुछ भी स्थिति में हूं, या हर व्यक्ति के साथ ये सब होता है कि बिना माता पिता के आशीर्वाद के आप जीवन में एक कदम भी नहीं चल सकते और सफल हो ही नहीं सकते। मेरे फादर का जहां तक सवाल है, मैंने ईमानदारी उनसे सीखी है, देखी है, और जो कहते हैं कि सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है। मतलब मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे फादर जैसा
पिता सबका होना चाहिए और हर जन्म में ऐसे पिताजी होना चाहिए। जहां तक माता पिता का सवाल है, मेरे मदर की बात है, तो आप कालूखेड़ा परिवार को जानते हो। महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा के सिस्टर है। उनका, महेंद्र सिंह जी का स्वभाव सब कुछ मेल खाता जोता मुझे नजर आता है। और मेरे मदर, महेंद्र सिंह जी, फिर महिपाल सिंह जी, फिर नरेंद्र सिंह जी जिनकी डेथ हो गई, फिर मेरे मदर चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर के सिंह जी कालूखेड़ा है। तो आप कालूखेड़ा परिवार से वो जुड़े हुए हैं और मैं इतना कह सकता हूं कि माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है और वो सब चीजें उन दोनों के अंदर मुझे नजर आती है। और उनसे मैंने जितना जो कुछ सीखा है वो मैं जीवन में कभी भी भूल नहीं सकता। और हम जीवन में अपने माता पिता के एहसान जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसका कर्ज कभी भी पूरा नहीं कर सकते, ये मेरा सोचना है। निश्चित ही माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी है जिसे भगवान कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि ऊपर वाला भी कोई है। और आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप आस्तिक भी बहुत, भगवान में भगवान भगवान करते रहते हैं। तो इसको आध्यात्मिकता को लेकर आपका क्या सोच है? देखिए क्या होता है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा से है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम जीवन में, हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं और हम अपने सपने को पूरा करने के लिए हमेशा से लगे रहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर ने लिख रखा है, होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो अगर हम हमारा समय बदलना चाहते हैं तो हमको ईश्वर को समय देना पड़ेगा। हम अगर ईश्वर को समय देंगे तो वो हमारा समय पलटेगा। अब आदमी अपनी हैसियत से बाहर जाके सोचेगा तो उसको नहीं मिलेगा। हर आदमी की अपनी हैसियत है और उस सीमा में जो मांगेगा तो ईश्वर आपको देगा और बेहतर से बेहतर होगा। तो भगवान के प्रति आस्था रखनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं भक्ति भाव में, मतलब कुछ भजन वगैरह करते हैं? मैं समय देता हूं, भगवान को याद करता हूं और मैं लोगों से भी कहता हूं कि समय निकाल के भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। और अपने परिवार में छोटे बच्चे हैं उनको भी बोलना चाहिए कि पूजा पाठ करें। जैसे ही बचपन से हम उनकी आदत डालेंगे ऐसे वो, उनका ध्यान उस तरफ जाएगा। उनके दिमाग में ये चीज उतारनी पड़ेगी कि उनको छोटी सी चीज भी मिल रही है तो उनसे कहना पड़ेगा कि ये भगवान के कारण तुमको मिली है, थैंक्सफुल रहे। और जब उनके दिमाग में ये चीज उतर जाएगी कि ईश्वर की कृपा से मुझे ये चीज मिली है, तो वो ईश्वर की तरफ जाएंगे और जब जाएंगे तो ईश्वर उनको देगा। नहीं, वो अच्छा। और मैं थोड़ा सा कुछ अलग विषय पे जाता हूँ कि आप सहकारिता नेता तो रहे ही हैं, लेकिन जावरा के हैं आप। तो जावरा एक नगर पालिका क्षेत्र है और यहाँ की नगर पालिका में अभी जो है कांग्रेस का बोर्ड है। तो जावरा की नगर पालिका को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भाजपा का अध्यक्ष बन सकता था, यानी जिस पार्टी में आप हैं उसका अध्यक्ष बन सकता था? देखिए क्या है कि जहां तक नगर पालिका का सवाल है, इतना भ्रष्टाचार वाला कार्यकाल मैंने किसी भी नगर पालिका में नहीं देखा। आपको मालूम है पार्षद रुक्मणी राजेश धाकड़ है, उन्होंने जबरदस्त शिकायतें कर रखी है जो भाजपा की पार्षद है और सभी मामलों में जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। और मेरा ऐसा सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मैं विधायक जी और सांसद जी से भी निवेदन कर चुका हूं, मैंने के साहब से भी बोला है कि कार्रवाई होना चाहिए अगर भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर जांच वास्तविक तरीके से होगी तो निश्चित तौर के ऊपर शासन की तरफ से कार्रवाई के लिए करने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष का क्या कहना आपका? क्या भाजपा का अध्यक्ष बन सकता था, आपको लगता है सर? देखिए परिस्थितियां ऐसी है कि ये सब डिपेंड करता है प्रत्याशी।
अब हमने जिसको प्रत्याशी बनाया था वो तो अभी भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। तो कहीं ना कहीं चूक हुई। अगर प्रत्याशी अच्छा होता तो निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी में इतना बिखराव था कि अंदर जब मतदान होता तो भाजपा जीतती। अब हमारा प्रत्याशी पार्टी छोड़ के चला गया। मतलब आप मानते हैं मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं? देखो, किसी को पता नहीं होता है, इसको मिसमैनेजमेंट तो नहीं कह सकते। ये है कि उस वक्त सिलेक्शन अगर तरीके से होता तो प्रत्याशी पार्टी छोड़ के नहीं जाता और दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ता, तो अगर ईश्वर की कृपा होती तो अध्यक्ष भाजपा का बन सकता था। बहुत अच्छा। तो आप इतनी बिंदास तरीके से अपनी बातें कहते हैं, क्योंकि राजपूत तो होता ही बिंदास है, तो आप क्षत्रिय जाति से हैं, तो जावड़ा के क्षत्रिय समाज और आप जो क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय समाज से आता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं सनातनी हूँ, हमको उस चीज पर ज्यादा जाने की आवश्यकता है। मैं राजपूत समाज से आता हूँ, रीति नीति संस्कृति सब उसको हम अपनाते हैं। लेकिन आज के माहौल में, आज की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के हिसाब से मैं सनातनी हूँ और मैं सबसे पहले सनातनी मानता हूँ अपने आप को। राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व भी है, इसमें कोई वो नहीं। तो आप सनातनी हैं और अभी जो माहौल है वो भी सनातन का ही चल रहा है, और ऐसा ही एक संगठन, आप जिस सत्ताधारी दल के मंत्री हैं और उसका जो जन्मदाता कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में या उनसे जुड़े हुए हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस का कोई मुकाबला नहीं है। आरएसएस जो काम करता है, ठीक है ना, आरएसएस व्यक्ति को पैदा करता है और वो व्यक्ति राष्ट्रवाद को लेकर कई लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं। और मतलब मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं कि जिससे ये पूछा जाए कि आप आरएसएस के बारे में बोला जाए। आरएसएस के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आरएसएस ने इस देश को क्या नहीं दिया, सनातन को क्या नहीं दिया, हिंदू संस्कृति को क्या नहीं दिया। आज जो इस देश का ए से लगा के जेड तक है, चाहे वो व्यक्ति को पैदा करने का हो या नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को पैदा करने का हो, हर चीज को अगर हम देखा जाए तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, बात प्रदीप उपाध्याय जी की जाए, बात वीडी शर्मा जी की जाए, बात किसी भी बड़े नेता की जाए, तो उसके पीछे आरएसएस खड़ा है। आज इस देश के अंदर हर सफल आदमी का निर्माण करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आरएसएस ने किया है। और मैं नहीं सोचता हूं इस दुनिया में आरएसएस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब डिसिप्लिन से लेकर, समय देने से लेकर, निस्वार्थ भावना से लेकर, आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता से आप पूछोगे कि आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा है राष्ट्र निर्माण। वो हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूं कि अगर आप आरएसएस को समझोगे तो आपका हृदय परिवर्तन होगा। मैं महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा के बारे में बोलता हूं कि वो कांग्रेस के नेता थे, 6-6, 7-7 चुनाव जीते, विधायक सांसद रहे। वे मंत्री रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए, उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये जितने भी लोग आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलते हैं, उन सब लोगों को सैकड़ों चिट्ठियां लिखी है। आप के सिंह जी से पूछ सकते हैं। अच्छा, उनको सैकड़ों चिट्ठियां लिखी है कि आप आरएसएस के खिलाफ मत बोलो, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ मत बोलो, बजरंग दल के खिलाफ मत बोलो, ये हिंदुओं का संगठन है और हम खुद हिंदू हैं और इनके खिलाफ बोलने से जनता में आपके प्रति आक्रोश होगा और जनता आपको मिटा देगी। और आज आप देख रहे हो कि कांग्रेस मिटने की स्थिति में। मैं सीधी सीधी बात ये करता हूं कि जो महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा उन चिट्ठियों में लिखते थे, मैं बहुत नजदीक से उनको देखता था। क्योंकि अब वो भगवान के घर चले गए तो के सिंह जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है।
पर वो तब ये चीजें बोलते थे जब वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जिसका नुकसान उनको हुआ होगा। वो इतने सीनियर थे लेकिन वो सीएलपी के लीडर नहीं बन पाए। क्या होता है, एक विधायक होता है, उसका अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। वो विधायक थे तो उनका क्षेत्र इतना लंबा था कि वो 25 जगह से चुनाव जाके लड़ सकते थे और प्रचार करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी छवि ऐसी बनी हुई थी। उसी प्रकार से मैं आरएसएस की बात कहूंगा कि आरएसएस व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति चल निकलता है राष्ट्र निर्माण के लिए, हिंदुत्व के लिए, अगर भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो जनसेवा के मार्ग पे चला जाता है। बाकी उसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसी का परिणाम है। आज पंच से लगाकर राष्ट्रपति तक आरएसएस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। सबसे पहले हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हमारी अन्य जिम्मेदारी है। ये बहुत अच्छा, आपने एक अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। और क्योंकि आप लंबे समय तक सहकारिता नेता रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष की जो है दावेदारी होना है, तो क्या आप भी उस दावेदारी में हैं और क्या आप जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता है। आदमी की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। मैं सहकारिता के फील्ड पर काम कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि हमको उदयपुर जाना है तो हमको दलोदा, मंदसौर, निम्बाहेड़ा, मंगलवाड़ा चौराहा होते हुए जाने का रास्ता, मैंने उस रास्ते को पकड़ रखा है। ठीक है ना। मुझे उदयपुर जाना है तो मैं इंदौर का रास्ता पकड़ूंगा तो नहीं जाऊंगा। तो मैं उस फील्ड में काम करता हूं। बनना नहीं बनना इसका फैसला पार्टी हाईकमान करता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन करता है और संगठन को ऐसा लगा, बड़े नेताओं को ऐसा लगा, जो लोग जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनको लगा कि बनाना चाहिए तो बनाएंगे। अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। पर हाँ, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जिस रास्ते सहकारिता का मार्ग मैंने पकड़ रखा है। मैं राजनीति कर रहा हूं। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं थोड़ा सा आपका फ्यूचर की योजनाएं भी जानना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर में क्या प्लान है, राजनीतिक, सामाजिक, और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप दावेदारी करेंगे? क्योंकि जावरा विधानसभा एक क्षत्रिय बाहुल्य क्षत्रिय मतदाता काफी है यहाँ पे और कंपटीशन भी काफी रहता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां आप देखते हैं कि आप भी दावेदारी उसमें करेंगे? देखिए, क्या होता है कि सपने देखना एक अलग बात है और फील्ड में काम करना एक अलग बात है। मेरा फील्ड है राजनीति करना। अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो मेरे बहुत कुछ जो फैसले हैं वो जनता पर और पार्टी पर निर्भर होते हैं। इसलिए किसी पद के बारे में ये बोलना कि मैं वो पद हासिल कर लूंगा, ये तो घमंड की बात हो जाएगी कि आप इस तरीके का बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पद है और बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता है। तो हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन को जैसा महसूस होगा कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी के लिए काम करेंगे। हमारे सोचने से और कहने से कुछ नहीं होता है। हमको हमारा फोकस काम पे रखना पड़ेगा कि हम जनता की सेवा का मार्ग हमने चुन रखा है। हमको जनता से जुड़े रहना है, जनता का काम करना है और पार्टी संगठन जो आदेश देगा उसका पालन करना है। और ईश्वर जो चाहेगा, ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाती है उसको वो सब हासिल हो जाता है। और आपके किस्मत में अगर कोई लिखा हुआ होगा तो वो पूरा होता है। तो मैं इस चीज के लिए ये नहीं कहूंगा कि मैं दावेदार हूं, ये हूं। मैं हाँ भी नहीं कहूंगा, ना भी नहीं कहूंगा, सब ईश्वर पर छोड़ा जाए। यानी कर्म करते रहने, काम करना है हमको। हाँ। और इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपका जो कालूखेड़ा परिवार का राजनीतिक जो इतिहास रहा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, चाहे वो कालूखेड़ा परिवार के सदस्य हो और आपका भी उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो क्या आपकी बातचीत होती है, उनके फोन आते होंगे आपके पास? देखिए, ऐसा है कि राजनीति जो है वो बहुत मुश्किल फील्ड है। कहना बहुत आसान होता है कि मैं राजनीति कर लूंगा, पर लंबा चलना बहुत मुश्किल काम होता है। आपने जहां तक कालूखेड़ा परिवार की बात कही, तो मैं कालूखेड़ा परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा, के सिंह जी कालूखेड़ा, क्योंकि वो राजनीतिक बड़े लोग हैं तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जहां तक सिंधिया जी का सवाल है तो मैं इतना कह सकता हूँ, सिंधिया जी मुझे नाम से पहचानते हैं।
मेरी बातचीत का सवाल है तो मेरी कभी उनसे फोन पर बात नहीं हुई, न मैं कोई उनसे व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ हूं, पर हाँ मैं उनका समर्थक हूं और मैं उनसे दिल्ली, इंदौर, भोपाल जाकर मिलता हूं। वो मुझे पहचानते हैं और मैं उनका समर्थक हूं। दूसरा सर, मैं अब अंत हमारे पूरे इस वीडियो जो संवाद है ये काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि आपके पास खजाना है, बहुत लंबा अनुभव है। तो मैं इसको ज्यादा लंबा न ले जाते हुए मैं कुछ इसको अंतिम उसमें दौर में ले जाता हूँ कि जावरा क्षेत्र आपका कार्य क्षेत्र भी है और आपका राजनीतिक जीवन वाला क्षेत्र भी है, यानी सारी जो आपकी जो एक युवा अवस्था से लेकर अभी तक का जो भी जीवन है वो सब जावरा में बीता है। तो जावरा को लेके आप क्या कहेंगे? जावरा की जनता, जावरा का जो एक विजन, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जावरा में संभावनाएं बहुत हैं। आप जावरा में देखिए, आप के जावरा विधानसभा क्षेत्र की बात अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र से कंपेयर करें तो जावरा जिला नहीं है, लेकिन जावरा के पास वो सब योग्यताएं हैं जो जिला बनने के लिए पात्र हो सकती है। इस पूरे जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो जावरा में स्थित है। इस पूरे जिले में एक बीटीआई है, वो जावरा विधानसभा के पिपलोदा में स्थित है। बटालियन पूरे जिले में एक होता है, वो जावरा में स्थित है। नवोदय विद्यालय पूरे जिले में एक है, वो इस जावरा विधानसभा के कालूखेड़ा में है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता कृषि विज्ञान केंद्र जिसका आईसीआर संचालन करता है, इंडिया उसमें पदाधिकारी। जी जी, मैं उसका सचिव हूँ। आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसको चलाता है। वो रतलाम जिले में एकमात्र होता है जो जावरा विधानसभा के कालूखेड़ा में स्थित है। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, पूरे मध्य प्रदेश में 2 मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूलें हुई थी एक जमाने में। वो एक रीवा में हुई थी, वो रीवा जिला था, और दूसरा जावरा सब डिवीजन में हुई जो जावरा में स्थित है। उन सब चीजों को देखते हुए उसके बाद अगर मंडी की बात करें तो जावरा की मंडी सबसे बड़ी मंडियों के अंदर शामिल है। मंडी अगर रतलाम जिले की बात करें तो रतलाम जिले की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है जो महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा ने बनवाई थी, और उसके बाद आज तक उसमें विकास कार्य हो रहा है। भाजपा की सरकार में इतना काम हुआ है। एक चीज, दूसरी चीज, अभी जो यहाँ का रोड, सारा सब चीजें जो है वो जावरा को जिला बनाने के मार्ग पर ले जाता है। अगर हम दूसरी जो जिले बने हैं उनसे कंपेयर करें, जो बन चुके हैं, तो उस स्थिति के अंदर जावरा की स्थिति को मैं मानता हूं कि बहुत रखता है। तो यहाँ पर विकास की बहुत संभावना है, और जब 8 लेन चालू हो जाएगा, अभी जो काम रुका हुआ है गुजरात में बंद पड़ा हुआ, पर 8 लेन चालू होने के बाद में और विकास यहाँ पर होगा, और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में संपन्नता आएगी, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से सब काम कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि जावरा पिछले आने वाले वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ का कार्यकर्ता, आम नागरिक, जनता बहुत संपन्न होगी, पूरा क्षेत्र संपन्न होगा निश्चित ही। और अभी तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वे भी हमारे संभाग से हैं, आपसे आपकी कभी चर्चा हुई हो उनसे? नहीं, मैं 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई, पर मेरा कोई ऐसा, वो मुझे पहचानते ऐसा नहीं है, पर क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी है और हमारे क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री भी है। हाँ, जगदीश देवड़ा जी भी मंदसौर क्षेत्र के से आते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर विकास की बहुत बड़ी संभावना है यहाँ पर, मैं मानता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है सर।
आपने काफी बातें हमसे शेयर की, एक लंबा अनुभव है आपका। तो आज इस ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला में आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, और अंत में और कोई आप मैसेज युवाओं के लिए, लोगों के लिए आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो हमसे शेयर करें। देखिए, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि लोगों को संदेश दे पाऊं, पर मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि पूजा पाठ करना चाहिए। हमको हमारा पूरा ध्यान जो है वो पूजा पाठ और धार्मिक चीजों पर ले जाना चाहिए। परिवार के बच्चों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए और ईश्वर को समय देना चाहिए। जैसे पंडित मिश्रा जी बोलते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। आज निश्चित तौर के ऊपर जागृति आई है और मंदिरों की जो स्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं, और हम क्योंकि सनातनी हैं तो हमारे यहाँ पर पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। वो किसी भी समाज से आता है, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप 2 मोबाइल रखते हो तो एक मोबाइल और एक तलवार, हथियार अपने पास होना चाहिए, जो हमारी और हमारे परिवार की और समाज की सुरक्षा में काम आ सके। और ये सब चीजें हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। तो बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपने जो समय दिया हमारे चैनल पर और हमारे दर्शकों और हमारे साथ आपने रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल उमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।